हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है एडीएम्स एंड फ्रेजेस की एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कुछ और पेयर्स डिस्कस करेंगे। लास्ट सेगमेंट पर हम लोगों ने नियर अबाउट 50 अलग अलग डिफरेंट पेयर्स डिस्कस कर रखे थे। आज 51 से स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन से पेयर्स आज के सेगमेंट में देखने को मिलने वाले हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आपको मैं अप्राइज कर दूं कि आज वाले में लास्ट सेगमेंट में आपको एक प्रॉब्लम थी कि ईडीएम को प्रॉपर्ली उनका मीनिंग मैंने लिखा तो था, लेकिन आपको प्रॉपर्ली समझने में कई बार वो राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आज वाले सेगमेंट में सारे ईडीएम को डिटेल्ड वे पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, सो दैट आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। आप देख सकते हो सारे ईडीएम एक्सप्लेन है, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। वो बात एक अलग है कि एक नई प्रॉब्लम आपकी फिर जनरेट हो जाए कि सर इनकी हिंदी मीनिंग नहीं लिखी हुई है ना। तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, पहले से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अगला कमेंट आपका वही होगा कि अब हिंदी मीनिंग लिख करके दो है। आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो ईडीएम है वो है आपका कौन सा, डॉग डेज। ये डेज से रिलेटेड है, जितने भी ईडीएम है ये रिलेटेड टू डेज ऐसे पेयर्स आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं आज के सेगमेंट में। तो डेज से रिलेटेड है, जैसे डॉग डेज, हेल्सन डेज, सैलड डेज, पाल्मी डेज, रेनी डेज, गला डे, रेड लेटर डे, ये डे से रिलेटेड आपके ईडियम्स हैं। जैसे डॉग डेज का मतलब क्या होता है, समर डेज, गर्मियों के दिन, जिस समय भयंकर गर्मी चल रही है ना, तो उस समय के जो दिन हैं वो क्या है, उनको आप डॉग डेज बोलते हैं। हालांकि डॉग से रिलेटेड जो ईडियम है वो भी आगे अलग से भी समराइज है, तो वहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये कौन से हो गए, समर डेज हो गए, गर्मियों वाले दिन, उनको हम डॉग डेज कहते हैं। हेल्सन डेज, हेल्सन एक बर्ड का नेम होता है जो बिल्कुल शांत रहती है, तो शांति वाले दिन जो पीसफुल डेज हैं, है ना, जिनमें बिल्कुल आप कह सकते हो चारों तरफ पीस है, वो डेज कैसे हो गए, हेल्सन डेज हो गए। सैलड डेज, सैलड डेज का मतलब होता है डेज ऑफ यूथफुल, है ना, जवानी वाले दिन या यूथफुल डेज जहाँ पर इनएक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उनको हम बोलते हैं सैलड डेज, है ना। एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिल जाएगा, अभी केवल आप सुन लीजिए, हाउ टू लर्न, वो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। पाल्मी डेज का मतलब होता है अच्छे दिन, खुशहाली वाले दिन, जिस समय बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता है ना, तो उसको आप बोलते हो पाल्मी डेज, है ना। रेनी डेज मुसीबत वाले दिन होते हैं, बारिश के दिन बहुत मुसीबत क्रिएट करते हैं, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। तो रेनी डेज जो हैं वो फुल ऑफ डिफ़िकल्टी हैं, है ना। तो डेज ऑफ डिफ़िकल्टी, डेज ऑफ हार्डशिप आप कह सकते हो, उनको बोलते हैं रेनी डेज। इसके बाद गला डे, डे ऑफ हैप्पीनेस, है ना, खुशी वाला दिन जिसको आप कहते हो। जैसे आपके जिस दिन देखो गला डे, एक तो वो आएगा जिस दिन आपकी जॉब लगेगी, और उसके बाद जिस दिन आपका बलिदान होगा, है ना, बलिदान इन द सेंस कि आप घोड़ी पर सवार होंगे, वो जो डे होगा उसको आप क्या बोलोगे, गला डे। रेड लेटर डे होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, मेमोरेबल डे, है ना, तो उसको बोलते हो आप रेड लेटर डे। जैसे आप कहते हो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है ना, तो ये क्या है, ये इसको आप बोलोगे रेड लेटर डे। बहुत इंपॉर्टेंट है रेड लेटर डे, तो वेरी कॉमन है, आपको पता ही होगा और बार बार पूछा जाता है। तो होप सो ये डेज से रिलेटेड सारे आपको समझ में आ गए होंगे। डॉग डेज गर्मियों वाले दिन, हेल्सन डेज शांति वाले दिन, हेल्सन एक बर्ड का नेम है, वहाँ से आप लर्न कर पाओगे। सैलड डेज यूथफुल और इनएक्सपीरियंस वाले डेज हैं। पाल्मी डेज खुशहाली वाले दिन है, जैसे आप कहते हो ना कि अच्छे दिन कब आएंगे, या अच्छे दिन आ गए क्या, या अच्छे दिन चल रहे हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, पाल्मी डेज। रेनी डेज मुसीबत, बारिश वाले दिन जो दिन होते हैं बहुत मुसीबत वाले दिन होते हैं। गला डे का मतलब डे ऑफ हैप्पीनेस, और रेड लेटर डे का मतलब हो गया कि वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी सिग्निफिकेंट डे, वेरी मेमोरेबल डे। अब आपको एक और किसी बच्चे का डाउट था कि सर ये जो आप पेयर में करके तो बता देते हैं, लर्न भी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग देता है ना, तो उसके लिए फिर पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। जैसे मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। डॉग डेज समझ में आ गया कि ये कैसे हैं, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द समर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जून या जुलाई के आसपास की जो गर्मी है उसको आप क्या कहोगे, डॉग डेज, है ना। जून जुलाई या जुलाई अगस्त या मई जून, मतलब अप्रॉक्स यही जो डेज होंगे उनको आप डॉग डेज बोलोगे, है ना। हेल्सन डेज कैसे हैं, जहाँ पर हैप्पीनेस है, जहाँ पर सक्सेस है, जहाँ पर ट्रैंक्विलिटी है, उसको आप बोलोगे, है ना, हेल्सन डेज। सैलड डेज मैंने बताया था यूथफुल डेज हैं या फिर एक्सपीरियंस वाले डेज हैं। आपने कहा पाल्मी डेज, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, उनको बोलोगे आप पाल्मी डेज। आगे चलता है। रेनी डेज, डेज ऑफ नीड, आप कह सकते हो टाइम ऑफ नीड या डिफिकल्टी वाले डेज। गला डे स्पेशल डे होता है ना,
इसके बाद आप कहते हो फेस्टिव ओकेजन वाला जो दिन है उसको आप गला डे बोलते हो। रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे या मेमोरेबल डे। सर ये डे वाले पूरे क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो आपका बोट से रिलेटेड है। अगला जो पेयर है वो है आपका रिलेटेड टू बोट। रिलेटेड टू बोट है ना। बोट से संबंधित जो ईडीएम है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मिस द बोट, देखो यहाँ पर भी बोट है। इन द सेम बोट, आपने कहा बर्न वंस बोट, आपने कहा रॉक द बोट। तो ये बोट से रिलेटेड ईडीएम है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मिस द बोट का मतलब मिस द चांस, आप ये कहते हो, इसी को बोलते हो मिस द बस। तो चाहे आप मिस द बोट बोलो चाहे आप मिस द बस बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है सर, सेम है। तो मिस द बोट या मिस द बस दोनों का मतलब है मिस द चांस है। हालांकि एक्सप्लेन करेंगे भी डिटेल में, तो जो माइनर पॉइंट है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। इन द सेम बोट, इन द सेम प्रॉब्लम, दो लोग जो एक ही बोट पर सवार हैं वो एक ही तरीके की समस्या से एक ही तरीके के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आप बोलोगे इन द सेम बोट, ऑल आर इन द सेम बोट, आप ऐसे बोलते हो, या फिर बी इन द सेम बोट, है ना। आपने कहा रॉक द बर्न वंस बोट, अपने बोट को जला देना, इसका मतलब वापसी के रास्ते बंद कर देना। स्टॉप रिटर्निंग वेज, है ना। जैसे मान लो आपने रिवर को पार कर लिया और रिवर को पार करने के बाद आपने क्या कर दिया, बोट को बर्न कर दिया, तो आप वापस कैसे आ पाएंगे। तो वो है बर्न वंस बोट मतलब स्टॉप रिटर्निंग वेज, वापसी के रास्ते बंद कर देना। आपने कहा रॉक द बोट अपसेट द बैलेंस, अगर बोट को रॉक करोगे तो बोट क्या हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी। अपसेट द बैलेंस, आप ये कह सकते हो अपसेट द पीपल भी आप कह सकते हो, है ना। लोगों को अपसेट करना या फिर आप सिचुएशन को अपसेट करना, दैट इज कॉल्ड रॉक द बोट। तो बोट से रिलेटेड इडियम है, आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों सेम है अप्रोक्सीमेटली, दोनों का मतलब मिस द चांस। इन द सेम बोट इन द सेम प्रॉब्लम, आपने कहा बर्न वंस बोट, वापसी के रास्ते बंद कर देना। आपने कहा रॉक द बोट, इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब अपसेट दी बैलेंस, है ना। देखो मैं हिंदी प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, हर एक वर्ड की, हर एक ईडियम की हिंदी बताते हुए चल रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पेन डाउन कर सकते हो, बाकी इंग्लिश में तो ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेनेशन आपके पास है। आगे चलता है नेक्स्ट। मिस द बोट का मतलब टू स्लो टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। आप किसी काम में इतना ज़्यादा स्लो हैं कि आप उसकी जो उसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो आप खो देंगे। तो सीधे अगर कहना है तो मिस द अपॉर्चुनिटी, मिस द चांस, है ना। लेकिन अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप ये देख लीजिए कि कोई व्यक्ति जो इतना स्लो है कि वो किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकता। जैसे आप अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बहुत स्लो पेस से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास सक्सेस की, उसको आप खो देंगे। आपने कहा मिस द बोट, अगला तो मिस द बोट हो गया, यहाँ पर मिस द बस होना चाहिए था, मिस द बस, है ना। ये तो कह रहा है लूज एन अपॉर्चुनिटी टू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ अ चांस, अवसर खो देना जिसमें आपको कोई फ़ायदा मिल सकता था, किसी अपॉर्चुनिटी को आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते थे, तो वह आपने वो मौका गंवा दिया। इन द सेम बोट इन द सेम सिचुएशन, है ना। बाकी लोग जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं वही सेम सिचुएशन आप भी फेस कर रहे हो। जैसे बचपन के दिनों में आप होमवर्क करके नहीं ले गए और आप ढूंढते थे कि भाई मेरी बोट में कौन सवार है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरी बोट में है। इसका मतलब सेम सिचुएशन में है कि भाई अगर मैं पनिश होऊंगा तो वो भी पनिश हो, है ना। और ऐसा कोई मिल जाता तो बेशक मार उतनी ही पड़नी है, पनिशमेंट उतना ही मिलना है, लेकिन दिल को बड़ा सुकून मिलता था कि चलो कोई तो है जो मेरी बोट पर सवार है ना। बर्न वंस बोट टू मेक अ डिसीजन और टेक एन एक्शन दैट लीव्स नो रूम फॉर गोइंग बैक, जिसमें वापसी का कोई चांस नहीं है ना, आप रिटर्न नहीं हो सकते। वही कह रहा बर्न वंस बूट। जैसे इसी में एक और बनता है बर्न वंस फिंगर, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक ईडियम ये बनता है आपका बर्न वंस फिंगर। और बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बियर लॉस, है ना। जबकि बर्न वंस बोट का मीनिंग क्या है, बर्न वंस बोट का मतलब वापसी के रास्ते बंद कर देना, जबकि बर्न वंस फिंगर का मतलब खुद का घाटा कर लेना, खुद का लॉस कर लेना, बियर लॉस, है ना। ये बोट वाले थे, रॉक द बोट अपसेट द बैलेंस, आपने ये पढ़ा था। बाकी इसको ऐसे समझ सकते हो, डू समथिंग टू डिस्टर्ब एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड अपसेट पीपल। तो कुछ ऐसा कर दे ना जो सिचुएशन को डिस्टर्ब कर दे और लोगों को अपसेट कर दे, उसको बोलते हैं रॉक द बोट। तो सर ये बोट से रिलेटेड ईडियम थे, एक बार खुद से पेन डाउन करके आप देखिएगा बोट से कितने ईडियम बनते हैं, क्या वो उन सभी का मीनिंग आपको क्लियर है। जैसे कौन कौन से आपने पढ़े, आपने कहा सर मिस द बोट पता है,
है ना। आपने कहा सर बर्न वंस बोट, बर्न वंस बोट, सर ये भी पता है। आपने कहा सर रॉक द बोट, ये वाला आपने पढ़ा। रॉक द बोट का मतलब क्या हो गया सर, अपसेट दी बैलेंस, है ना। और एक और आपने बोट से रिलेटेड पढ़ा, बी इन द सेम बोट, बी इन द सेम बोट। सेम बोट में होने का मतलब क्या है कि आप एक ही सिचुएशन में हैं, है ना, बी इन द सेम सिचुएशन। आगे चलते हैं, नाउ अप अनदर वन, फ्लेश एंड ब्लड, किथ एंड किन, हैंड इन ग्लव। आगे जो नेक्स्ट 3 इडियम है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब ये किसी न किसी तरीके से तो सिमिलर होंगे, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ इस वजह से इनको एक साथ रखा गया है। देखो वापस आते हैं, अब बात करते हैं सर फ्लैश एंड ब्लड, ये बताता है ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन नेचर को, है ना। क्योंकि ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर के बनी है, फ्लैश से और ब्लड से। तो आप सिंपली याद रख सकते हो कि फ्लैश एंड ब्लड का मतलब ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन नेचर, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। दूसरे वाले पे आते हैं, किथ एंड किन का मतलब रिलेटिव जो होता है, सगे संबंधी होता है। किथ एंड किन का मतलब सगे संबंधी। और हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है दो लोग जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी इंटीमेटेड, है ना। तो उनके लिए आप ये वर्ड यूज करते हो हैंड इन ग्लव। तो तीनों लगभग अप्रॉक्स, तीनों में डिफरेंस कर लोगे तो आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, फ्लैश एंड ब्लड, है ना। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन नेचर, है ना। किथ एंड किन का मतलब रिलेटिव्स होता है, किथ एंड किन का मीनिंग होता है रिलेटिव्स। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है, आप ये कहते हो कि दो लोग जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, दे आर वेरी इंटीमेटेड, है ना। आगे चलते हैं, आप देखो इनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। फ्लैश एंड ब्लड का मीनिंग क्या हो गया, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब समवन इज अ फिजिकल लिविंग बीइंग विथ ह्यूमन इमोशंस एंड लिमिटेशंस। तो कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब बेसिकली ह्यूमन बीइंग जिनमें इमोशंस भी हैं, जिनमें उनकी अपने खुद की लिमिटेशंस भी हैं, है ना। तो उसको आप बोलते हो। किथ एंड किन का मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ज़्यादातर आपको रिलेटिव्स ही लिख करके दे देगा ऑप्शंस में कि किथ एंड किन का मीनिंग क्या होता है। आप बोलोगे किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, है ना। हैंड इन ग्लव का मतलब वेरी क्लोज, एंड क्लोज इन कलूजन आर एसोसिएशन। तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, वेरी क्लोज हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज करोगे, ईडीएम यूज करोगे हैंड इन ग्लव। ऑप्शन समझ में आ गए होंगे तीनों। नाउ अप टू अनदर वन, अब जो हम पेयर ले रहे हैं वो पेयर है आपका फिश से रिलेटेड, रिलेटेड टू फिश, रिलेटेड टू फिश। अच्छा, मैंने एक्सप्लेनेशन इस वजह से नहीं ऐड किया था, आई एम टेलिंग यू कि आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप यहाँ पर जो सीखने जा रहे हैं फ्री रिवीजन बैच में, वो केवल रिवाइज करने का पर्पस है, तो इस वजह से मैंने पूरा डिटेल में उनको नहीं मेंशन किया था, लेकिन इट्स योर चॉइस, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। बिग फिश, क्वियर फिश, फिश आउट ऑफ वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ड्रिंक लाइक फिश। अब इन तीनों चारों को हम समझते हैं, चारों पांचों को समझते हैं। बिग फिश का मतलब बड़ी मछली, जैसे आप बोलते हो ना कि बड़ी मछली जाल में फंस गई, इसका मतलब है बहुत ही बड़ा पर्सन, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, जो पावरफुल पर्सन है, उसके लिए आप बोलोगे बिग फिश। तो बिग फिश का मतलब बिग पर्सन, सिंपली ऐसे याद रखना कि बिग फिश का मतलब हो गया बिग पर्सन, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पावरफुल है, बहुत इन्फ्लुएंस वाला पर्सन है ना, उसको बोलोगे बिग फिश। किवियर फिश, किवियर मतलब स्ट्रेंज होता है, तो इसका मतलब स्ट्रेंज हो जाएगा। किवियर फिश का मतलब अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रेंज, जो बहुत ज़्यादा कैसा है, अजीबो गरीब है, वियर्ड है, पेक्युलियर है, जिसको बोलते हो विजारे, जिसको बोलते हो। तो किवियर फिश, किवियर का मतलब विचित्र होता है, फिश मतलब इनडायरेक्टली पर्सन की बात करेगा, तो किवियर फिश मतलब किवियर पर्सन, मतलब स्ट्रेंज पर्सन, बहुत ही अजीबो गरीब। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर फिश को आप वाटर से बाहर निकाल दोगे तो वो कैसा फील करेगी, अनकंफर्टेबल। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, है ना। जैसे आप मान लिया हॉट क्लाइमेट में रहने के बिल्कुल एक्लिमेटाइज हो रखे हैं, और आपको कोल्ड क्लाइमेट में रखा जाए तो आप कैसा फील करेंगे, फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, है ना। ठीक है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या हो गया, कि मीनिंग क्या है कि मुसीबत के समय, ट्रबल्ड मतलब परेशानी में, है ना, फ़ायदा उठाना, टू गेन एडवांटेज व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल, है ना। तो किसी की मुसीबत का फ़ायदा उठाना, दैट इज कॉल्ड फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ड्रिंक लाइक फिश, है ना, फिश के तरीके ड्रिंकिंग करना, इसका मतलब एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा लिक्वर कंज्यूम करता है ना, उसको बोलते हो ड्रिंक लाइक फिश। जैसे ये पीछे मैंने आपको शायद कराया हॉर्स वाले पे,
ईट लाइक हॉर्स, ये आपने पढ़ा है। ईट लाइक हॉर्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खाने वाला है। वन हु ईट्स टू मच, ईट्स टू मच, ईट्स टू मच, है ना, उसको आप बोलते हो ईट लाइक हॉर्स। लेकिन अगर कहा जाए ड्रिंक लाइक फिश, तो इसका मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा कि अ पर्सन हु ड्रिंक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा लिक्वर कंज्यूम करता है। जैसे इसी तरीके के पर्सन को आप वन वर्ड में क्या बोलते हो, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था डिप्सोमनिया, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने वाला पर्सन, या बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने की जो हैबिट है उसको आप बोलोगे, ऑब्सेशन है उसको आप बोलोगे डिप्सोमनिया। अब इनको प्रॉपर्ली समझ लेते हैं सर। सारे तो हमने समझ लिए कि फिश से रिलेटेड, बिग फिश का मतलब पावरफुल पर्सन, किवियर फिश का मतलब स्ट्रेंज हो गया, फिश आउट ऑफ वाटर अनकंफर्टेबल हो गया, फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब हो गया गेन एडवांटेज व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल, ड्रिंक लाइक फिश का मतलब हो गया कि आप कहते हो कि अ पर्सन हु कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ लिक्वर या वेरी मच लिक्वर, है ना, उसको बोलते हो ड्रिंक लाइक फिश। अब देखो एक एक करके समझते हैं सर बारी बारी से। आपने कहा सर बिग फिश का मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पावरफुल पर्सन है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ग्रुप में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसकी, बहुत ज़्यादा पावर है, उसके लिए यूज करोगे बिग फिश। पहला समझ में आ गया सर। सेकंड वाले पे आते हैं। किवियर फिश का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही, जिसका बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है ना, बहुत ही सेंट्रिक टाइप का, आइडियोसिंक्रेटिक एक वर्ड वैसे पढ़ते हो आप, है ना, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर जो है बहुत अजीबोगरीब है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो किवियर फिश, है ना। आपने कहा फिश आउट ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या है, अ पर्सन इन अ कंप्लीटली अनसुटेबल एनवायरनमेंट और सिचुएशन। तो एक व्यक्ति जो बिल्कुल अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, उसके लिए आप यूज करोगे फिश आउट ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना। अगले वाले पे आते हैं। नेक्स्ट, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मीनिंग क्या होता है, एडवांटेज लेना, खास तौर से किसका, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट और चॉटिक सिचुएशन व्हेन ऑफन फॉर पर्सनल यूज, है ना। तो इसको बोलते हो फिश इन ट्रबल्ड वाटर। आप ऐसे कह सकते हो, ट्रबल्ड मतलब परेशानी में, है ना, और आप अपना फायदा गेन कर रहे हो, है ना, ये ट्रबल्ड सिचुएशन है, उसमें आप अपना फायदा देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिश इन दी ट्रबल्ड वाटर। ड्रिंक लाइक फिश, ड्रिंक लाइक फिश का मतलब टू ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, दैट इज कॉल्ड ड्रिंक लाइक फिश। आगे चलते हैं सर। ये कैट और डॉग से रिलेटेड इडियम है, ठीक है, तो इनमें एक साथ मैंने पेयर किया है, कौन से, रिलेटेड टू कैट एंड डॉग, दोनों के एक साथ रख दिए हैं, रिलेटेड टू कैट एंड डॉग, है ना, रिलेटेड टू कैट एंड डॉग। अब इसमें एक एक करके बात करते हैं सभी के बारे में। कह रहा है कैट अमंग द पिजन्स, कैट अमंग द पिजन्स, कैट एंड डॉग लाइफ, रैन कैट्स एंड डॉग्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, डॉग डेज, डॉग ईट डॉग, है ना, इनके बारे में बात करते हैं। और भी हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, पहले इनको समझते हैं। अब कह रहा है कैट अमंग द पिजन्स, अगर पिजन्स के बीच में आप कैट को रख दोगे तो क्या होगा, पूरा डिस्टरबेंस हो जाएगा, वो चारों तरफ भागने लगेंगे, क्योंकि उनको डर होगा कहीं ये कैट जो है ये हमें खाना जाए। तो कैट अमंग द पिजन्स का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली आप कहोगे तो क्रिएट अ डिस्टरबेंस, है ना। कैट एंड डॉग लाइफ डिस्प्यूटेड लाइफ होती है, झगड़ालू जीवन, पैरलसम लाइफ, है ना। कैट रैन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब मूसलाधार बारिश होती है, डाउनपोर, इसके पहले लाइक नहीं लगाते, ये कई बार ऐसे एडवर्ब वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, लाइक रैन कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता, वहाँ पर लाइक जो है वो अननेसेसरली यूज है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपोज कर देना, अनइंटेंशनली, बिना जाने अनजाने में आप किसी चीज़ को एक्सपोज कर दे रहे हो, किसी चीज़ को रिवील कर दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। कैट को बैग से बाहर निकाल लो, तो बैग में क्या था, वो वाली बात क्या हो गई, एक्सपोज हो गई, तो इसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। और इसी को बोलते हैं स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, है ना। बीन्स वैसे जैसे आप आज के समय में तो आप लूडो खेलते हो, है ना, तो लूडो में तो फिलहाल वो नंबर्स होते हैं, ऐसे पहले के समय में वो बीन्स होती थी, है ना, तो उनमें बेसिकली वो एक तरीके से नंबर्स के तरीके उनको यूज करता था, तो उनको फेंकने के बाद वो कितने नंबर है वो पता चल जाता था, है ना। तो क्या कह रहा है, स्पिल द बीन्स, इसका मतलब एक्सपोज कर देना, ठीक है। और कम टू लाइट, कम टू लाइट का मतलब एक्सपोज कर देना, कोई चीज़ लाइट में आ गई, है ना,
जैसे एक वो अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, कौन है, किस पार्टी के, बीजेपी के शायद लीडर हैं, है ना, वो एक्सप्रेस वे पर, हाईवे पर किस तरीके से, उनको पता नहीं कि हाईवे में सीसीटीवी भी लगे होते हैं, है ना। तो डॉग डेज का मतलब ये हमारे देश के लीडर्स की ये हालत है, आप समझ सकते हो। डॉग डेज का मतलब क्या हो गया, बहुत ही माइजरेबल डे, है ना। डॉग डेज का मतलब क्या हो गया, बहुत ही माइजरेबल, दयनीय दिन कह सकते हो आप, है ना। कहते हो भाई इस समय तो मतलब मैं मुसीबतों से घिरा हुआ हूँ, है ना, तो मेरी लाइफ में डॉग डेज चल रहे हैं, तो बहुत ही माइजरेबल डेज चल रहे हैं। डॉग ईट डॉग, इसका मतलब अब देखो ये वैसे इनडायरेक्टली मैं आपको बताऊं तो ये तीनों सेम है। डॉग ईट डॉग, रैट रेस, कट थ्रॉट कंपटीशन आपने सुना होगा, गला कट कंपटीशन, हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगा हुआ है, एक दूसरे का गला काटने में लगा हुआ है। और रैट रेस, चूहों की रेस चल रही है, कौन आगे निकलेगा, एक भयंकर कंपटीशन चल रहा है, उसी को बोलते हैं डॉग ईट डॉग, है ना। यहाँ पर इतना भयंकर कंपटीशन है कि व्यक्ति एक दूसरे को खाने में लगा हुआ है, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये तीन ईडियम है जिनका मीनिंग सेम है, एक है डॉग ईट डॉग, दूसरा है रैट रेस, और तीसरा है कट थ्रॉट कंपटीशन। तो तीनों को इनडायरेक्टली आप सेम कर सकते हो, बाकी डिटेल में आपको समझना है तो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ मैं, फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। मैंने कहा कैट अमंग द पिजन्स, तो टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, क्लियर हो गया पहला। कैट एंड डॉग लाइफ, डिस्प्यूटेड लाइफ होती है, ये वाली बात आप जानते हो। रैन कैट्स एंड डॉग, डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, वैसे इसके लिए वर्ड ये यूज करता है डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एक्सपोज कर देना, रिवील कर देना, इसी को स्पिल द बीन्स बोलते हो। यहाँ तीन ईडियम सेम है, ये दो और ये थर्ड हो गया। तो आपने कहा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आपने कहा स्पिल द बीन्स, आपने कहा कम टू लाइट, और तीनों का मीनिंग क्या है, टू एक्सपोज। डॉग डेज माइजरेबल डेज हो गया, और डॉग ईट डॉग या रैट रेस या फिर हो गया कट थ्रॉट, तो इसका मतलब हो गया कंपटीशन से रिलेटेड है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। अब समझते हैं इनको, हालांकि अभी और भी ईडियम है डॉग और कैट से रिलेटेड। कैट अमंग द पिजन्स, मीनिंग क्या होता है, टू डू आर से समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल आर अपसेट, है ना, तो जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे लोगों में, कुछ भी ऐसी बात आप कह रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से लोग अपसेट हो जा रहे हैं, लोगों में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जा रही है, दैट इज कॉल्ड कैट अमंग द पिजन्स। कैट एंड डॉग लाइफ, डिस्प्यूटेड लाइफ, आपने कहा सिचुएशन वेयर टू पीपल ऑफन पार्टनर्स आर कॉन्स्टेंटली क्वेरलिंग एंड अर्ग, तो लगातार वो क्वेरल करते रहते हैं, तो आप बोलते हो कैट एंड डॉग लाइफ, दोनों अपोजिट नेचर वाले हैं। आप कहते हो कैट एक अपोजिट नेचर का एनिमल है, डॉग एक अपोजिट नेचर का एनिमल है, दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं, है ना। तो आप कहते हो कि इसका मतलब दोनों की जो लाइफ है वो कैसी है, डिस्प्यूटेड लाइफ है। रैन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश जिसको आप बोलते हो, है ना, रैन हैवली आप कह सकते हो, तो इसका मतलब मूसलाधार बारिश। आगे चलते हैं सर। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, पता था आपको, एक्सपोज कर देना, लेकिन पूरी बात पढ़ते हैं। टू रिवील अ सीक्रेट यूजुअली अनइंटेंशनली, अनजाने में किसी भी बात को एक्सपोज कर देना, जैसे आप कहीं किसी व्यक्ति से बात करो और बातों बातों में आप कहीं राज खोल जाते हो, दैट इज कॉल्ड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आपने कहा स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब सेम वही बात है, कह रहा रिवील अ सीक्रेट, और कैसे, अनइंटेंशनली, अनजाने में आप उस बात को एक्सपोज कर जा रहे हो, है ना, रिवील कर जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। आपने कहा कम टू लाइट, समथिंग दैट वाज प्रीवियसली हिडन आर अननोन बिकम पब्लिकली आर एविडेंट, तो पहले जो चीज हाइड थी उसको आपने क्या कर दिया, अब एक्सपोज कर दिया है और लोगों के सामने वो वाली बात आ गई है ना। तो कम टू लाइट का मतलब होता है लाइट में आ जाना, प्रकाश में आ जाना। प्रकाश में आने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है लोगों की जानकारी में आ गई, है ना, लोगों को पता चल गई वो बात। डॉग डेज कैसे होते हैं ये तो अभी मैंने बताया था, कैसे डेज होते हैं, हॉटर, हॉटेस्ट डेज, है ना, ये वाली बात आप कहते हो हॉटेस्ट डेज, है ना। अभी मैंने ये वाली बात बताई थी, समर के पर्टिकुलरली लेटर पार्ट ऑफ जुलाई एंड अगस्त इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। डॉग ईट डॉग, a situation where people are competitive and willing to harm others to succeed, तो एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, तो इसको बोलते हो डॉग ईट डॉग। रैट रेस, अ कॉम्पिटिटिव एंड स्ट्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, इसको आप बोलते हो रैट रेस, तो जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, चूहों की रेस चल रही है, उसमें कौन आगे निकलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा कैसी है, कॉम्पिटिटिव रेस है, स्ट्रेसफुल रेस है।
कट थ्रॉट कंपटीशन, गला कट कंपटीशन जिसको आप बोलते हो, है ना। तो आपने कहा सिचुएशन आर कंपटीशन करेक्टराइज्ड बाय रूथलेस, एग्रेसिव एंड ऑफन अनफेयर टैक्टिक्स। इसको बोलते हो आप कट थ्रॉट, गला कट कंपटीशन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गला काट करके आगे बढ़ने की उसमें है, अनफेयर टैक्टिक्स यूज करके, है ना, गलत तरीके यूज करके व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहा है। आगे चलते हैं, फीडिंग फ्रेंजी, एक ये है, इसके बारे में समझते हैं। डॉग इन द मैंजर और डॉग्स लाइफ, फिलहाल मैंने पीछे समझाया था आपको। डॉग्स लाइफ का मतलब क्या हो गया, माइजरेबल लाइफ हो गई, है ना। आपने कहा डॉग इन द मैंजर, इसका मीनिंग क्या होता है सर? डॉग इन द मैंजर का मीनिंग होता है कि जैसे मान लो ये है, एक ये क्या कहोगे जहाँ पर वो जानवर वगैरह चारा वगैरह खाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलोगे? उसको मैंजर बोलते हैं। और यहाँ पर डॉगी आकर के बैठ गया इसी मैंजर में, यहाँ पर डॉगी बैठ गया है, ये डॉगी बैठ गया मान लो, और ये जो जानवर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली मैंजर में अपना चारा खा रहे हैं, है ना। अब ये क्या कर रहा है, इनको खाने नहीं दे रहा है, इनको खाने नहीं दे रहा है, इनको परेशान कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? देखो एक्चुअली जो चारा जो है वो बेसिकली ये जो बेसिकली एनिमल्स खा रहे हैं, गाय या भैंस जो भी हैं वो खा रहे हैं, वो ये डॉगी नहीं खाएगा, लेकिन ये उनको खाने नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो खुद तो एंजॉय नहीं कर सकता है लेकिन दूसरे के एंजॉयमेंट में इंटरप्शन पैदा कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डॉग इन द मैंजर। डॉग्स लाइफ पता ही चल गया। फीडिंग फ्रेंजी एक और ये इडियम है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, फीडिंग फ्रेंजी कह रहा है अ सिचुएशन वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल बिकम वेरी एक्साइटेड एंड ईगर अबाउट समथिंग ओपन एंड डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव वे। अब ये क्यों रखा है एक साथ? क्योंकि आपने जो पढ़ा डॉग ईट डॉग, आपने पढ़ा रैट रेस, आपने पढ़ा कट थ्रॉट कंपटीशन, उसी से मिलता जुलता है कि एक नेगेटिव वे पे लोग एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं फीडिंग फ्रेंजी, है ना। तो ये वाली बात ध्यान देना, निगेटिव वे से डिस्ट्रक्टिव वे पर क्या करना चाह रहे हैं, बीकम वेरी एक्साइटेड ईगर टू अबाउट समथिंग, है ना। ये क्लियर हो गया। डॉग इन द मैंजर मैंने समझा ही दिया, पर्सन हु selfishly prevent others from using or enjoying something that they don't need or want, even though they themselves cannot use or enjoy it, है ना। तो खुद तो नहीं enjoy कर सकते लेकिन दूसरों को भी क्या कर रहा है, वो प्रिवेंट कर रहा है उनके enjoyment से। आगे चलता है, डॉग्स लाइफ टू हैव डिफिकल्टी अनप्लीजेंट एंड अनहैप्पी एग्जिस्टेंस, है ना। और बाकी वो प्रोवर्ब भी डॉग से बनती है कि एवरी डॉग हैज हिज डे, ये वाली बात आप जानते हो, एवरी डॉग हैज हिज डे। जैसे आपसे कोई इस समय कुछ भी कहे, आप बिल्कुल चुपचाप शांत रहो, क्योंकि इस समय आपका वक्त नहीं है, समय नहीं है ना। इस समय आपको शांत रहना है, अभी आपको जवाब नहीं देना है। जब आप सफल हो जाए उसके बाद आपको जवाब देना है, फिर आपको बोलना है एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है ना, हर व्यक्ति का दिन आता है। आप ये वाली बात जानते हो। ये दो एडियम सेम है, बेटवीन डेविल एंड द डीप सी, बेटवीन स्काई एंड चैरियट्स। दोनों का मतलब होता है दो तरीके की मुसीबतों के बीच में फंसना, और दोनों, अब इसमें पता है ऑप्शन में कंफ्यूज कराएगा कि बेटवीन टू गुड चॉइसेस, है ना, बेटवीन टू बैड चॉइसेस, ऐसे आपको कंफ्यूज कराएगा ऑप्शंस में। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है कि किसी भी तरीके से वो दे तो आप उसको समझ पाएँ कि वो प्लीजेंट चॉइसेस है या अनप्लीजेंट चॉइसेस हैं। जैसे कहते हो आप ना, आगे कुआं पीछे खाई, है ना, वही वाली कहानी है। डीप डेविल, डेविल मतलब राक्षस, डीप सी मतलब समुद्र, तो एक तरफ राक्षस है एक तरफ समुद्र है ना, दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। आगे कुआं पीछे खाई जैसे आप बोलते हो, सेम वही कहानी है। तो बेटवीन डेविल एंड द डीप सी और बेटवीन स्काई एंड चैरियट्स का मतलब होता है बेटवीन टू डिफिकल्ट चॉइसेस, बेटवीन टू डिफिकल्टीज, है ना, जो कैसी अनप्लीजेंट है। अब दोनों को समझ लेते हैं, देखिए प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। कह रहा है मीन्स टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन टू अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव आर ऑप्शंस। तो आपके पास कैसे अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव जो है ना, अनप्लीजेंट चॉइसेस हैं, आप ये कह सकते हो। बीइंग इन प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट मतलब दुविधा होती है। when you are forced to choose between two equally unpleasant choices, dangerous alternative जो हैं उनमें आपको क्या करना है, उनमें उनके बीच में आप फंसे हुए हो, दैट इज कॉल्ड between sky and chariots या between devil and the deep sea। होप सो समझ में आ गया होगा। सर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, अगले वाले पे। अपने का सर यहाँ पर बात करते हैं, मेक बोथ एंड्स मीट,
आपने कहा फ्रॉम हैंड टू माउथ, आपने कहा ब्रेड एंड बटर, आपने कहा कीप पॉट बॉइलिंग। ये किसी न किसी तरीके से तो सेम है। कुछ नहीं होगा तो मीनिंग की बेस से सेम होंगी, है ना। वैसे तो आपको पता है कि डॉग से रिलेटेड आपने एक साथ किया, बोट से रिलेटेड एक साथ किया, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो जैसे इसमें जो कॉमन है वो मीनिंग है कि इनके जो मीनिंग है वो कैसे हैं, सर सेम है। कह रहा है मेक बोथ एंड्स मीट, मुश्किल से गुजर बसर करना, मुश्किल से जीवन यापन करना, है ना। आप कोई व्यक्ति है जो दोनों हैंड्स को मीट करके फिर मेहनत मजदूरी करके अपनी जीविका चला पा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, दोनों हाथों को मिला करके बहुत हार्ड तोड़ मेहनत कर रहा है, तब दो वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ कर पा रहा है। ये होता है मेक बोथ एंड्स मीट, है ना। आपने कहा फ्रॉम हैंड टू माउथ, है ना, हैंड से अर्न करता है, माउथ से खाता है, इसका मतलब किसी तरीके से अपनी जीविका चला पा रहा है। इन दोनों का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो किसी तरीके से एनी हाउ सर्वाइव कर पा रहा है, वो किसी भी तरीके की कोई सेविंग नहीं कर पा रहा है। आपने कहा ब्रेड एंड बटर, इसको बोलते हैं लाइवलीहुड, जीविका जिसको बोलते हो आप। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है सर, जीविका के बारे में बात कर रहे हो आप, है ना। तो इसका मीनिंग हो गया लाइवलीहुड, जीविका। बटर फिंगर, बटर फिंगर्स का मतलब क्या होता है, आप देखो यहाँ पर बटर आया तो बटर फिंगर, इसी से रिलेटेड एक और ईडियम बनता है बटर फिंगर्स। किसी की जैसे कहते हो ना कि तुम्हारे हाथ में लग रहा है मक्खन लगा हुआ है, कि कोई भी चीज़ क्या करते हो तुम ड्रॉप कर देते हो, हाथों में मक्खन लगा हुआ है, तो वही कह रहा है बटर फिंगर्स का मतलब है कि एक व्यक्ति जो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या करता है, गिराता है ना, बहुत स्लिपरी हैंड्स हैं आप ये बोलते हो, तो उसको बोलते हैं बटर फिंगर्स। ठीक है, फिंगर्स में बटर लगी हुई है तो चीज़ें आप होल्ड नहीं कर पाओगे, स्लिप कर जाएंगी। कीप पॉट बॉइलिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है कीप, वैसे तो ये तीनों सेम हैं, यहाँ पर ये वाली बात समझना। देखो मेक बोथ एंड्स मीट, फ्रॉम हैंड टू माउथ और ब्रेड एंड बटर, ये तीनों ईडियम जो हैं वो बाय डिफॉल्ट तीनों कैसे हैं, सेम हैं। ठीक है, बटर फिंगर अलग से है तो वो मैंने समझा दिया। कीप पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है कि आप जिस सिचुएशन में उस मोमेंटम को बरकरार रखना, ये होता है क्या, कीप पॉट बॉइलिंग। सर समझ में आ गई होगी सारी बात। अब हम चलते हैं अगले वाले, अब इनको प्रॉपरली हम समझ लेते हैं कि इनकी ये जितने भी ईडियम्स हैं इनका सभी का मीनिंग क्या है ना, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो आपने कहा मेक बोथ एंड्स मीट, किसी तरीके से गुजर बसर करना, ये वाली बात आप कहते हो, किसी तरीके से गुजर बसर करना। अब इसको प्रॉपरली समझ लेते हैं। देखो आपने क्या कहा, टू मैनेज टू लिव विद इन वंस इनकम, आपकी जितनी इनकम है, जो कहते हैं ना कि वो कहते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, है ना, जितनी चादर हो, ठीक है। अब इसका एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसमें कमी लगती है, वैसे तो चलो समझने के लिए आप पहले समझ लो फिर समझाता हूँ। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या हो गया कि जितनी आपकी इनकम है उसी में आप किसी तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हो, है ना। तो कहते हैं जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, जितनी इनकम है उसी के अनुसार आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप इन रेड वाली कंडीशन में आ जाओगे। इन रेड का मतलब इन डेट, है ना, कर्ज में आ जाओगे आप, है ये वाली बात। होप सो समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात, वैसे तो कायदे से ये होना चाहिए कि जितनी चादर हो, ठीक है, उतने ही आपके पिलो कवर होने चाहिए मैचिंग वाले, नहीं तो आप गरीब लोग होगे, है। चलो वापस चलते हैं। फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब क्या है, टू हैव बेयरली एनफ मनी टू प्रोवाइड अ बेसिक नीड्स, फूड, है ना, शेल्टर। कह रहा सेविंग है ही नहीं, मतलब किसी तरीके से मुश्किल से इतना पैसा है कि आप वही रोटी कपड़ा और मकान वाली बात कर रहे हो, कि वो जो बेसिक नीड है बस उनको आप अर्न कर पा रहे हो। ब्रेड एंड बटर, someone's means of livelihood are primarily source of income that allows them to support themselves, उसको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। तो सर क्लियर हो गई सारी बात। आगे चलते हैं। बटर फिंगर्स, बटर फिंगर्स मैंने बताया था स्लिपरी हैंड्स हैं, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। देखो आपने कहा समवन हु इज क्लमजी स्पेशली विद देयर हैंड्स एंड ऑफन ड्रॉप थिंग्स, जो चीज़ों को अक्सर क्या करता है सर, क्या कर देता है, गिरा देता है, तो उसके लिए आप टर्म यूज करोगे कौन सा, बटर फिंगर्स। अगले वाले पे आते हैं सर, कीप द पॉट बॉइलिंग। आपने कहा सिंपल सा, ये वाली बात आपको समझनी है। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या है कि किसी चीज के मोमेंटम को आप कैरी करके चल रहे हो, है ना। तो आपने कहा टू कीप समथिंग गोइंग एक्टिवली मेंटेनिंग इंटरेस्ट, तो किसी चीज के
जो मोमेंटम है, जो इंटरेस्ट है, उसको आप मेंटेन करके चलो। पॉट को लगातार बॉयल करते जा रहे हो तो इसका मतलब जो इनकम है उसको कॉन्स्टेंटली आप बना करके रखे हो, मेंटेन करके रखे हो, तो सिंपली ये देगा आपको टू मेंटेन समथिंग, टू मेंटेन इंटरेस्ट। इस तरीके की वर्डिंग यूज करेगा इस पर। आगे चलते हैं। बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स एट रैंडम। अब ये दोनों एक साथ क्यों किए हैं? क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग होता है कि विदाउट एनी पर्पज, है ना, विदाउट एनी एम, आप ये बोलते हो विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के। ये होता है बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स या फिर एट रैंडम। तो दोनों डिफाइन कर पाओगे आप आसानी से, है ना। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोनों एट रैंडम, जैसे आप कहते हो ना कि एट रैंडम मैंने ये काम किया, एट रैंडम मैंने जो पिक्चर्स हैं वो क्लिक कर ली, है ना। तो मतलब पहले से कोई प्रीवियसली कोई आपका इंटेंशन नहीं था, है ना। अब इसको दोनों को समझते हैं सर। देखो कह रहा बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स, कह रहा टू डू समथिंग विदाउट सफिशिएंट प्रिपरेशन, पहले से कोई अच्छी प्रिपरेशन नहीं रही आपकी। स्किल आर एक्सपीरियंस रिलाइंग इंस्टेड ऑन इंट्यूशन, एक्सपीरियंस आर इम्प्रोवाइजेशन। तो सिंपली आपको याद रखना है कि मतलब पहले से किसी चीज़ के लिए आपने प्लान नहीं किया था। एट रैंडम तो आपको पता है डूइंग समथिंग विदाउट अ स्पेसिफिक पर्पज, है ना, बिना किसी प्लान के, बिना किसी पर्पज के आप किसी काम को कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एट रैंडम। तो सर तीनों क्लियर हो गए ना। बाय द सेम टोकन, एक ईडियम है बाय द सेम टोकन और एक है मोडस ऑपरेंडी, दोनों को समझते हैं। बाय द सेम टोकन का मतलब क्या होता है कि ठीक उसी तरीके से, करेक्ट, जब भाई जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेम उसी टोकन से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, आई मीन सेम मेथड अप्लाई करनी है। तो बाय द सेम टोकन का मतलब हो गया बाय द सेम मेथड, ठीक उसी तरीके से। आपने कहा मोडस ऑपरेंडी, इसका मतलब कार्य करने का जो सिस्टम होता है, वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। सर दोनों क्लियर रहेंगे, दोनों मिलते जुलते हैं इसलिए दोनों को एक साथ यहाँ पर असेंबल किया है। बाय द सेम टोकन मतलब बाय द सेम मेथड, और मोडस ऑपरेंडी मतलब कार्य करने का जो ढंग है, कार्य करने का जो सिस्टम है, वे ऑफ डूइंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड मोडस ऑपरेंडी। आगे चलते हैं सर। तो दोनों दोनों को समझ लीजिए आप क्या कह रहा है। पहले वाले में कह रहा है इन द सेम वे, इन द सेम वे, यहाँ पर इन कर लीजिएगा, इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से। आपने कहा अ पर्टिकुलर वे ऑफ वर्किंग और अ मेथड ऑफ ऑपरेंडिंग, उसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। सर याद रहेगा। बाय द लीप्स एंड बाउंड्स और लाइक विल्ड फायर, ये दोनों ईडियम सेम है। अभी आपने पीछे शायद डिस्कस किया था, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी के साथ। जैसे आप कहते हो कि ये जो खबर है ना ये बड़ी तेजी के साथ फैल गई, तो आप कहते हो बाय लीप्स एंड बाउंड्स तरीके से फैली है। लाइक विल्ड फायर, जंगल में आग के तरीके कोई चीज़ फैल गई है। तो लाइक विल्ड फायर का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ जो जंगल में बिल्कुल आग के तरीके फैल गई, है ना। तो दोनों का मीनिंग है वेरी क्विकली, वेरी वेरी रैपिडली, है ना। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं सर। बाय द लीप्स एंड बाउंड्स, है ना, जिसके कदमों में, जिसके बाउंड्स में बंधन नहीं लगे, इतनी तेजी से वो चीज़ चली, इतनी तेजी से वो फैली, है ना। जैसे आप कहते हो कि भाई इंडिया जो है वो सुपरस्टिशियस कंट्री है, अंधविश्वासों में आप वो पहले बहुत समय पहले अगर आपको याद हो कि वो एक रोटी काटने वाला प्रकरण चला था, एक बहुत पहले मुंह नोचुआ वाला चला था, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, ये मतलब इस तरीके के जो सुपरस्टिशन है बड़ी तेज़ी के साथ फैलते हैं। तो कह रहे हैं वेरी क्विकली, जैसे आप कहते हो कि जो महात्मा गांधी की डेथ की खबर थी वो बड़ी तेज़ी के साथ फैल गई। तो लाइक विल्ड फायर समथिंग स्प्रेड आर बिकम्स नोन वेरी क्विकली। अब इस समय तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो चीज़ें तो बहुत मतलब मिली सेकंडों में लोगों के पास पहुंचती हैं, है ना। दोनों क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक, हुक करके या क्रुक करके। क्रुक करने का मतलब होता है, हुक करना मतलब सीधे सीधे हुक करना, क्रुक करना मतलब धोखाधड़ी करना, डिसऑनेस्टी के साथ। तो आप कहते हो किसी भी काम को ईमानदारी से या बेईमानी से करना, किसी काम को ईमानदारी से या बेईमानी से करना। आप उसी को बोलते हो बाय फेयर और फाउल मीन्स, फेयर मतलब सही तरीका, फाउल मीन्स गलत। तो आप कहते हो उचित या अनुचित तरीके से। बाय फेयर और फाउल मीन्स का मतलब है सही या गलत तरीके से, उचित या अनुचित तरीके से।
उसको बोलते हो आप। तो इसका मतलब बाय एनी मीन्स, आप दोनों को अगर डिफाइन करोगे तो आप ये लिखोगे बाय एनी मीन्स, किसी भी प्रकार से, है ना। वो सही तरीका है या उचित तरीका है। जैसे कहते हो कि भाई मुझे तो सिलेक्शन लेना है बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इनको समझते हैं। बाय एनी पॉसिबल मीन्स, कोई भी तरीका हो सकता है। बाय एनी पॉसिबल मीन्स, बाय फेयर और फाउल मीन्स यूजिंग एनी मेथड पॉसिबल टू अचीव अ गोल। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी तरीके के तरीकों का यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बाय फेयर और फाउल मीन्स। आगे चलते हैं। बाय हार्ट, बाय एट वंस फिंगर टिप्स, है ना। ड्रॉ अ ब्लैंक, तीनों को समझते हैं। तीनों में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा, जिसकी वजह से तीनों को एक साथ रखा है। बाय हार्ट मतलब दिल लगा करके आपने किसी चीज़ को लर्न कर लिया है, अच्छे से आपने लर्न कर रखा है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे से क्रैम करते हैं, उनकी रूटिंग मेथड जो होती है, मतलब रूटिंग करने का जो सिस्टम होता है बहुत अच्छा होता है। बाय हार्ट वो क्या कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं चीज़ों को, है ना। एट वंस फिंगर टिप्स, इसका मीनिंग क्या हो गया, जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं फिर उनकी वो जो क्रैम करने वाली पावर है, रोटिंग प्रोसेस है, वो स्लो होने लगता है उम्र के साथ, है ना। तो बाय हार्ट करने का मतलब क्या है कि इसका मतलब किसी चीज़ को अच्छे से आपने क्या कर लिया है, रट लिया है। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब जो आसानी से रीडली अवेलेबल है, उसको आप बोलोगे एट वंस फिंगर टिप्स। टिप्स मतलब पोर होते हैं, कोई चीज़ अगर पोरों पे आप काउंट कर पा रहे हो इसका मतलब रीडली अवेलेबल है। ड्रा अ ब्लैंक, है ना। तो मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ मेमोराइज ना कर पाना। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, आप उसको, यू आर अनेबल टू मेमोराइज कि उसका आंसर क्या होगा, उसका उसका रिप्लाई क्या होगा, यू डोंट नो। तो वही कह रहा है ड्रॉ अ ब्लैंक, ब्लैंक हो जाना। इसका मतलब है कि माइंड में आ ही नहीं रहा है कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रा अ ब्लैंक। तो होप सो तीनों क्लियर हो गए होंगे। बाय हार्ट अच्छे से क्रैम कर लेना, आसानी से अवेलेबल होना, और ड्रा ब्लैंक मतलब अनेबल टू मेमोराइज। आ जाओ सर समझते हैं इनको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय हार्ट, टू लर्न समथिंग इन सच अ वे दैट यू कैन से इट फ्रॉम मेमोरी। एट वंस फिंगर टिप्स समथिंग दैट इज रीडली अवेलेबल। और ड्रा ब्लैंक मैंने बताया था, फेल टू रिमेंबर समथिंग, कोई चीज़ आप रिकॉल कर पाने में क्या है, असमर्थ हैं। आगे चलता है नेक्स्ट वाले ईडियम। ये देखिए किसी तरीके से ईडियम जो है वो सेम है, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले में बढ़ते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अगले वाले पे आते हैं सर। ये कौन सा इडियम है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मीनिंग क्या होता है कि कोई काम जो आप इरेगुलर तरीके से कर रहे हो, एक फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब इसको लर्न कैसे करें, देखो वैसे पहले इनको समझ लेते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, रेयरली, एवर एंड एनन, ओकेजनली, फीव एंड फॉर बेडविन, वेरी रेयरली। तो चारों इडियम समझ में आ गए। अब चारों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं बारी बारी से, इनको लर्न कैसे करना है वो भी देखेंगे। मैंने कहा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, है ना। अब फिट्स मतलब होता है वैसे दौरे पड़ना। तो कोई व्यक्ति जो बार बार बीमार हो जा रहा है, फिर स्टार्ट कर रहा है, फिर बीमार हो जा रहा है, इसका मतलब है वो काम एक रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पा रहा है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो पर नहीं कर पा रहा है ना। इसका मतलब रुक रुक करके कर रहा है। इस चीज को बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब डू एनी वर्क, है ना। और कैसे, इनफ्रीक्वेंट तरीके से कर रहा है वो। तो पहला क्लियर हो गया। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली, कभी कभार, ईद का चांद होना जैसे आप बोलते हो ना, ईद का चांद कभी कभार दिखाई पड़ता है। तो वंस इन अ ब्लू मून मीन्स हो गया वेरी रेयरली। एवर एंड एनन का मतलब ओकेजनली होता है ना। और फ्यू एंड फॉर बिटवीन, फ्यू मतलब ना के बराबर है, ना के बराबर है इसका मतलब है बहुत ही कम, बहुत ही इनफ्रीक्वेंट आप कह सकते हो। अब इनको समझते हैं सर एक एक करके। मैंने कहा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग हो गया समथिंग हैपेंस इंटरमिटेंटली, रुक रुक करके हो रहा है। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फास्टिंग जो लगातार नहीं, रेगुलर बेसिस पर नहीं होती। जैसे आपने मंडे को फास्ट किया तो फिर आप ट्यूसडे को नहीं कर रहे हो, फिर वेडनेसडे को कर रहे हो, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है।
है ना, जिसमें आप बेसिकली जैसे ये फैट बर्न करने के लिए बड़ा अच्छा वो है, एक अच्छा प्रोसेस है ना, जिसमें आप इवनिंग में 5 PM के बाद और अगले दिन 11 AM के बीच में कुछ भी नहीं खाते, है ना। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ऐसा नहीं है रेगुलर बेसिस पर, लेकिन बीच बीच में गैपिंग के साथ है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलर तरीके से किसी काम को करना। वंस इन अ ब्लू मून वेरी रेयरली हो गया, और एवर एट एनन का मतलब ओकेजनली हो गया। स्पेलिंग आती है ओकेजन की, ध्यान रखना, ओकेजन की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्यू एंड फॉर बेडवीन इनफ्रीक्वेंट है। फ्यू से याद रखना, फ्यू का मतलब ना के बराबर, किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी है सर, ना के बराबर है, उसको आप बोलोगे फ्यू एंड फॉर बेडवीन। आगे चलता है सर नेक्स्ट, अगला है बर्स्ट वंस बबल। एक सेकेंड रुकना मेरे भाई। चलिए वापस चलते हैं। कह रहा बर्स्ट वन बबल, बबल का फटना, किसी के बबल का फटना। अब मीनिंग क्या है इसको समझते हैं पूरा डिटेल में। मैंने कहा कोई व्यक्ति जो हेलुसिनेशन में था, कोई व्यक्ति जो एल्यूजन में था, अचानक से गुब्बारा फटा, वो इल्यूजन वाला जो गुब्बारा है वो फटा और रियलिटी में आ गया, इसको बोलते हैं बर्स्ट वंस बबल। मतलब वो जो एक ख्याली पुलाव वाली दुनिया है उससे रियलिटी में आ जाना, इसको बोलते हैं बर्स्ट वंस बबल। सर क्लियर है। बिल्ड कॉसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, इसका मतलब क्या होता है कि दिन में सपने देखना, आप ये बोलते हो। बिल्ड बिल्ड मतलब बनाना हो गया, कॉसल्स मतलब किला हो गया, इन द एयर मतलब हवा में। हवाई किले बनाने का मतलब होता है दिन में सपने देखना, है ना। डे ड्रीमिंग करना, आप इसको क्या बोलते हो, डे ड्रीमिंग करना, डे ड्रीमिंग करना। जैसे आप एक और वर्ड अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि रेवरी, एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, रेवरी। देखो अब इसको समझते हैं, इसी को बोलते हो आवरी टावर। एक और वर्ड आता है इसके लिए, क्या आता है, आवरी टावर। दिन में सपने देखना, रेवरी में होना, आप जिसको बोलते हो, प्रोजेक्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट है ना, ये वाली बात भी ध्यान रखना। और डाउन टू अर्थ का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच वाला है। चलिए बैकग्राउंड नॉइज ना हो, इसलिए मैंने माइक ऑफ किया था। एनीवे फिलहाल वापस आते हैं। बर्स्ट वंस बबल, इसका मतलब होता है टू स्पॉइल समवंस पॉजिटिव मूड, है ना। एंथुजियाज्म आर ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक बाय प्रिवेंटिंग अ रियलिटी दैट्स नॉट एज एक्साइटिंग आर प्लीजेंट एज दे होप्ड, है ना। तो कोई व्यक्ति जो उस जोन में है, बिल्कुल हेलुसिनेशन वाले जोन में है ना, तो वही कह रहा है कि वहाँ से गुब्बारा फटा, रियलिटी में आना। कह रहा है बिल्ड कॉसल्स इन द एयर, डे ड्रीमिंग में होना, है ना। एक व्यक्ति जो अनरियलिस्टिक प्लान्स या गोल्स में चल रहा है, जैसे आप देखते हो ना जो फ्रेश लवर होते हैं, तो वो एक अपनी अलग दुनिया में होते हैं, उनको रियलिटी से पाला नहीं पड़ा होता है, तो वो एक अलग जोन में होते हैं, एक अलग दुनिया में होते हैं, उसको बोलते हैं बिल्ड कॉसल्स इन द एयर। आवरी टावर सेम वही कहानी है। अब आप कहते हो कि स्टेट ऑफ प्रिविलेज्ड सेक्लूजन आर सेपरेशन फ्रॉम दी रियलिटीज, रियलिटीज से कोसों दूर का नाता है, आवरी टावर में है, मतलब वही डे ड्रीमिंग वाली बात कर रहे हो आप इनडायरेक्टली। क्यूजोटिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया, डिस्क्राइब अ प्रोजेक्ट आर एंडेवर दैट इज इम्प्रैक्टिकल। ये जो प्रोजेक्ट है एक ऐसा इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है, बस ये दो कीवर्ड याद रखना है यहाँ से। डाउन टू अर्थ का मतलब एक ऐसा पर्सन जो प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। आप कहते हैं ये जो इंसान है ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, तो डाउन टू अर्थ का मतलब कैसा है, बिल्कुल ग्राउंडेड है, इसका मतलब बहुत ही हम्बल पर्सन है ना, ये कह सकते हो आप। आइस से दो तीन ईडियम बनते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मेरा ब्रेक द आइस है, कट नो आइस है, वॉक ऑन थिन आइस है, ये दो तीन ईडियम बनते हैं। तो ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत चालू करना। जैसे आप कहते हो तीन चार दोस्त बैठे हुए हैं और आपस में उनके बीच में कोई
वो नहीं हो रही, वार्तालाप नहीं हो रही, है ना, वार्तालाप नहीं हो रही है, अचानक किसी ने बोलना स्टार्ट किया, तो ही सडनली ब्रोक दी आइस। जैसे आप आइस को ब्रेक करोगे तो वॉइस होगी, आवाज़ आएगी, तो इनडायरेक्टली आप कहोगे आवाज़ करना, शांति भंग करना, तो उसको बोलोगे ब्रेक द आइस। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, कट नो आइस, इसका मतलब होता है कोई फर्क ना पड़ना। अगर आप आइस को कट ही नहीं करोगे तो कोई वॉइस नहीं होगी, कोई वॉइस नहीं होगी तो पहले शांति थी, बाद में भी शांति है, तो इसका मीनिंग हो गया हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव न पड़ना। और इसी को बोलते हो फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट। और कुछ इस तरीके से यूज करते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो सर आपने ये जो सेशंस बनाए हैं, ये जो सेशंस करा रहे हैं, ठीक है, इनमें मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, एक भी शब्द नहीं समझ में आया, आप क्या पढ़ा रहे हैं। इट सीम्स फॉल फ्लैट टू मी, मेरे ऊपर 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 से गया, बिल्कुल फॉल फ्लैट हो गया, दिमाग के अंदर गए नहीं कुछ। ये होता है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है कुछ भी समझ ना आना, हैव नो इफेक्ट। जैसे आपने कहा कि भाई ये जो मोटिवेशनल स्पीच थी ना, इसने सबको तो हेल्प की, लेकिन मेरे तो समझ ही नहीं आया कुछ, मैं इस बात से बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं हुआ। तो आप कहते हो कि वो जो मोटिवेशनल स्पीच है उसने आप पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। वॉक ऑन थिन आइस, इसका मतलब होता है पतली बर्फ पर चलने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, रिस्की है। अगर आप थिन आइस पर चल रहे हो तो इट बिकम्स वेरी रिस्की, इट बिकम्स वेरी डेंजरस फॉर यू, है ना। तो आइस से 3 याद रखने हैं सर, पहला ब्रेक द आइस याद रखना है, दूसरा कट नो आइस याद रखना है, तीसरा वॉक ऑन थिन आइस याद रखना है। ये 3 इडियम है बेसिकली जो आइस से रिलेटेड है, जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो गया, टू डू आर से समथिंग, रिलीव टेंशन और गेट कन्वर्सेशन, वार्तालाप स्टार्ट करना है, गोइंग इन स्ट्रेंज सिचुएशन व्हेन स्ट्रेंजर्स मीट। तो खासतौर से लोग मिले हुए हैं और आपस में बिल्कुल शांति है, अचानक किसी ने बोलना स्टार्ट किया। कट नो आइस, हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, कोई प्रभाव ना पड़ना। और अगेन इसके लिए कौन सा इडियम एक और पढ़ा आपने, फॉल फ्लैट, ये आपने पढ़ा है फॉल फ्लैट, ये भी याद रखिएगा। वॉक ऑन थिन आइस, टू बी इन अ रिस्की, बहुत ज़्यादा खतरनाक होना, रिस्की होना, उसके लिए इडियम यूज करते हो वॉक ऑन थिन आइस। आगे चलता है, डाउन इन द माउथ, ईट वंस हर्ट आउट, चेंज कलर्स, पुल अ लॉन्ग फेस, कट टू क्विक। ये जो कुछ इडियम है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब इन सभी का मतलब होता है वैसे लुक अनहैप्पी, कोई पर्सन जो कैसा दिखाई पड़ रहा है, अनहैप्पी है, सैड है, रिजेक्टेड है, ग्लूमी है, आप ये बोलते हो। तो एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दुखी है, निराश है ना, उसके लिए आप यूज करते हो। निराश रोगी मिले हर सोमवार, है आपने कहीं तो लिखा देखा होगा। हम वापस आते हैं, देखो डाउन इन द माउथ, चेहरा किसी का डाउन है, माउथ किसी का क्या है, डाउन है। माउथ किसी का क्या है, डाउन है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो सैड है। जैसे पुल अ लॉन्ग फिश, ठीक है, तो कहते हैं भाई चेहरा लंबा करके क्यों बैठे हो, इसका मतलब यू आर लुकिंग अनहैप्पी, है ना, यू आर लुकिंग अनहैप्पी, तो उसको बोलते हैं पुल अ लॉन्ग फिश या फिर डाउन इन द माउथ। अब बोलते हैं चेंज कलर, चेहरे का कलर बदला हुआ है, इसका मतलब दुखी दिखाई पड़ रहे हो, है ना। आप कहते हो कि भाई कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को कितने अच्छे तरीके से जानता है, वो इस बात से डिफाइन कर सकते हो कि भाई उसको देखते ही वो पहचान जाएगी भाई उसका मूड कैसा है ना। तो चेंज कलर्स, है ना, चेहरे का कलर बदला हुआ है, इसका मतलब है यू आर लुकिंग सैड। आपने कहा कट टू क्विक और ईट वंस हर्ट आउट, इनकी मीनिंग लगभग सेम है। तो इन सभी का मतलब होता है अ पर्सन हु इज लुकिंग अनहैप्पी। जैसे माउथ वाला लर्न कर पाओगे, कलर वाला लर्न कर पाओगे, फेस वाला लर्न कर पाओगे। बाकी 2 आपको ध्यान रखने हैं, कट टू दी क्विक और ईट वंस हर्ट आउट। और एक और चीज़, हाँ, कट टू क्विक होगा, कट टू द क्विक, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिछले वाले में एक गड़बड़ हो गई थी मुझसे, क्या हुआ था, ब्रिंग दी हॉर्स डाउन था, मैंने टू लगा दिया। अब मैं पहले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई मुझको पूरी सीट बनानी पड़ती है, मुझको पूरी पीपीटी तैयार करनी पड़ती है ना। तो कई बार ऐसे अगर माइनर से मिस्टेक हो जाए तो उसको इतना मतलब बढ़ा चढ़ा करके इतना वो एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। आई एम आल्सो, आई आल्सो टोल्ड यू, है ना। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझो आप। मैं अगर एक लेक्चर में 150 ईडीएम करा रहा हूँ, तो एक आध अगर मिस्टेक हो जा रही है या बाय डिफ़ॉल्ट हो जा रहा है, तो मतलब वो जो 149 है वो वर्थ इट नहीं है, मतलब वो मतलब कि है ही नहीं आपको।
वो जो एक है जो किसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट मुझसे मिस्टेक, जैसे एक और इडियम था जिसमें मैंने उल्टा कर दिया था, कट टू द चेस, उसको करेक्ट कर लेना फ़िलहाल। हाँ, कट टू द चेस, सीधे मुद्दे की बात करना, है ना? और मैंने ऊपर बताए थे मुद्दे की बात ना करना, उसमें सेट हो गया वो। मुझे करना था नीचे वाले में, ठीक है? अरे ऐसा कहीं हो जाता है मैं स्ट्रक्चर में रेक्टिफ़ाई करा दूँगा, लेकिन नहीं, आपको वो 149 नहीं दिखेंगे, ठीक है? कि मैं एक लेक्चर में 149, वरना लोग एक लेक्चर में 30 ईडीएम कराते हैं, 40 ईडीएम कराते हैं, 1 घंटे का बढ़िया अच्छे से टाइम पास हो जाता है, ठीक है? तो मतलब मैं वो क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, वो है ना, वो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहीं पर अगर ऐसी मिस्टेक हो जा रही है कि बेसिकली कहीं पर टू नहीं लगना तो लग गया, तो भाई मैं अगले लेक्चर में उनको रेक्टिफाई करा देता हूँ। मैं एक बार फिर से गो थ्रू करता हूँ पूरे लेक्चर को, पूरी पीपीटी को देखता हूँ, आपके पूरे रिकमेंडेशन, आपके पूरे वो चेक करता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ प्रॉब्लम रही है, मैं उसको रेक्टिफाई करता हूँ। मैं पहले 100% देता था, अब मैं 200% देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, है ना? एनीवे फिलहाल वापस आते हैं, तो इस वजह से बता रहा था क्योंकि हो जाता है कई बार वो जैसे मेरे साथ एक कहानी है, अक्सर हो जाती है, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, 1 मिनट का समय और लूँगा कि कई बार मुझे पढ़ते-पढ़ते सम्मोहन हो जाता है। जैसे आप देखते हो ना कि कोई व्यक्ति जो लगातार रोड पे चल रहा है, चलता ही चला जा रहा है, चलते ही चला जा रहा है ना? तो उसको क्या होगा कि मतलब डबल-डबल रोड दिखने लगते हैं या रोड के साथ उसका सम्मोहन हो जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है, रीडिंग के साथ ऐसा हो जाता है कि कई बार मैं उसको 4 बार पढ़ कर के चला जाऊँगा, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो नहीं दिखती कि मतलब हाँ, ये इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं उसको रेक्टिफ़ाई कर दूँ, है ना? कई बार वो उस वजह से हो जाता है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? बाकी इट्स योर चॉइस, है ना? भाई मेरा काम है इम्प्रूव करना, मैं इम्प्रूव करूँगा, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करूँगा। पहले 100% देता था, अब 200% दे रहा हूँ, इससे भी बेहतर करने की मैं कोशिश करूँगा। डाउन इन द माउथ, अब इसके बारे में बात करते हैं, देखो ज़रा। डाउन इन द माउथ का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी, डिजेक्टेड, है ना? तो एक व्यक्ति जो कैसा है, अनहैप्पी है, जो कैसा है, डिजेक्टेड है, उसको बोलते हैं डाउन इन द माउथ। चेहरा डाउन है, आप ऐसे सिंपली याद रखना। इट वंस हर्ट आउट, इसका मतलब सफ़र करना। एक्सेसिव लॉन्गिंग, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चाहत है, बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग है, जिसकी वजह से आप सफ़र करना चाह रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसको पाना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो। तो दैट इज़ कॉल्ड इट वंस हर्ट आउट। जो दिल में चाहत है, वो आपकी रीच से बाहर है ना? तो इसको बोलते हैं ईट वंस हर्ट आउट, मतलब किसी चीज़ को लेकर के जो आपकी लॉन्गिंग है, जो आपकी डिज़ायर है, उनको लेकर के जो आप जिनको आप गेन नहीं कर पा रहे हो, उनकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। चेंज कलर्स टू टर्न पेल, है ना? फियर, एम्बैरेसमेंट और शॉक। तो बेसिकली चेंज कलर्स का मतलब चेहरे के हाव-भाव चेंज हो गए हैं आपके, ठीक है? तो वो एम्बैरेसमेंट, वो शॉक नज़र आ रहा है, वो फियर नज़र आ रहा है, तो चेहरे का कलर कलर बदला है। तो आप ये भी कह सकते हो, एक ऐसा पर्सन जो दुखी दिखाई पड़ रहा है, लुकिंग अनहैप्पी, आप ये कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जिसके चेहरे में कई तरीके के अलग-अलग एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर से नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं। जैसे फ़ियर का, जैसे एम्बैरेसमेंट का, है ना? जैसे अशेम्ड का, तो आप ये कह सकते हो। पुल अ लॉन्ग फेस, लुक सैड, इसके लिए सिंपली मीनिंग है लुक सैड। ग्लूमी आप कह सकते हो। कट टू द क्विक, डीपली वुंडेड है कोई पर्सन, समवन इमोशनली आर कॉज इंटेंस मेंटल पेन। खास तौर से आपको कोई बात जो बहुत ज़्यादा आहत कर गई है। जैसे 2 तरीके के इंसान होते हैं, एक होते हैं थिन स्किन्ड पर्सन, एक होते हैं थिक स्किन्ड पर्सन। थिन स्किन और थिक स्किन्ड, ये आपने पढ़ा होगा। थिन स्किन्ड आप ये बोलते हो, और थिक स्किन्ड, है ना? ये आप कहते हो। तो थिन स्किन का मतलब होता है इजीली सेंसिटिव, आप कहते हो इजीली सेंसिटिव, जिनको आसानी से फ़र्क पड़ जाता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा वो उनको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर जाती हैं, है ना? और थिक स्किन्ड मतलब मोटी चमड़ी वाले हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कहते रहो। जैसे आपको आपको मान लो किसी व्यक्ति ने कोई बात कही और वो आपको बिल्कुल क्या कहा जाए, आपके माइंड में वो कर गई, घर कर गई, तो आप क्या कहते हो, उस बात को लगातार सोचते रहते हो, भाई इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, बिकॉज़ यू आर वेरी सेंसिटिव, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, है ना? और थिक स्किन मतलब मोटी चमड़ी वाले हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कह के चला जाए, है ना? वो अनअफेक्टेड रहते हैं, ठीक है? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि थिक स्किन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना? और थिक स्किन्ड मतलब जिनको फ़र्क ना पड़े। जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे एक-एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो मतलब बिल्कुल आई एम थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। हालाँकि ये बहुत बुरी चीज़ है, मैं
कई मायने में इसको मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को, लेकिन आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, है ना। तो मुझे वो चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं बहुत जल्दी। कट टू अ सॉरी फिगर, अगले वाले पे आते हैं, और ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं सेम है, इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। कट आ सॉरी फिगर, ये वाली बात। कट आ सॉरी फिगर का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। ईट हम्बल पाई, अगला जो आपका टर्म है वो है ईट हम्बल पाई। ईट वंस वर्ड्स, एक्सक्यूज माई फ्रेंच, और फॉल फ्रॉम ग्रीस, है ना। तो ये 2-3 ईडियम है, 4-5 ईडियम है जिनके बारे में हमें समझना है ना। अब इनके बारे में समझते हैं। कट आ सॉरी फिगर, इसका मतलब क्या होता है? अपोलोजाइज करना। आपसे कोई गलती हो गई जिसके लिए, एक सेकंड रुकिएगा मेरे भाई। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा कट अ सॉरी फिगर, ये क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब है गिव अ पुअर परफॉर्मेंस। जैसे मान लो कोई प्लेयर है, अब उससे कोई कैच ड्रॉप हो गया, तो वो ऐसे मतलब अपना चेहरा कैसे बनाएगा, फिगर कैसे बनाएगा? जैसे ही वांट टू से सॉरी, वो सॉरी कहना चाह रहा है। तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब गिव अ पुअर परफॉर्मेंस, या इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि कोई व्यक्ति जो जैसे गलती हो गई है ना। आपने कहा ईट हम्बल पाई, इसका मतलब अपोलोजाइज करना, क्षमा याचना मांगना। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि जो व्यक्ति कैसे होते हैं, हम्बल पाई खाने वाले होते हैं, ईमानदारी की रोटी खाने वाले होते हैं, वह हमेशा जल्दी अपोलोजाइज कर लेते हैं, है ना। तो ईट हम्बल पाई करने का मतलब होता है अपोलोजाइज करना, है ना। ईट वंस वर्ड, ईट वंस वर्ड, इसको अभी मैं समझाता हूँ। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, पहले इसको देख लेते हैं। इसका भी सेम मीनिंग वही अपोलोजाइज से है। जैसे फ्रेंच से आपने पढ़ा था, फ्रेंच लीव पढ़ा था, कौन सा था? कौन सा था? इसी तरीके से आपने पढ़ा था लीव विदाउट परमिशन, फ्रेंच लीव, ये आपने पढ़ा था। फ्रेंच लीव मीनिंग क्या हो गया? लीव विदाउट परमिशन, है ना, लीव विदाउट परमिशन। ठीक है, तो होप सो समझ में आ गई होगी बात। फॉल फ्रॉम ग्रीस, ग्रेस का मतलब सुंदरता होता है, फॉल मतलब उसमें गिरावट आना, डिसऑनर की बात कर रहे हो आप इनडायरेक्टली। अब इसको समझते हैं, देखो एक एक करके। कट अ सॉरी फिगर, पहले वाले को समझते हैं। कट अ सॉरी फिगर का मतलब टू अपीयर इन अ वे दैट मेक्स अदर सी यू अनफेवरेबल और विथ पिटी, है ना। आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर पा रहे हो। ईट हम्बल पाई, क्या करना? आप हम्बल अपोलॉजी आप कर रहे हो, है ना। ईट वंस वर्ड रिट्रैक्ट आर टेक बैक समथिंग वन हैज सैड, तो अपनी बात से मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? कोई बात आपने कही और उससे आप क्या कर रहे हो? रिट्रैक्ट कर जा रहे हो, है ना। स्पेशली इन अ वे दैट कैन बी सीन एज ह्यूमिलिएटिंग और एम्बेरसिंग, कोई बात ऐसी कह दी जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग या एम्बेरसिंग थी, और उससे आप क्या कर रहे हो? रिट्रैक्ट कर जा रहे हो, वापस हो रहे हो, है ना। दैट इट्स कार्ड, अपनी बात से मुकर जा रहे हो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो। वो है ईट वंस वर्ड्स। तो होप सो समझ में आ गए होंगे तीनों चारों। आगे चलता है। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, मीनिंग क्या है? टू अपोलोजाइज। अब वो देखो ईट हम्बल पाई, और ये दोनों याद रखना, दोनों अपोलॉजी के लिए आते हैं। फॉल फ्रॉम ग्रेस मतलब लूज रिस्पेक्ट, है ना, किसी का जो सम्मान है वो जा रहा है, तो ग्रेस जो है वो फॉल हो रही है, आप ऐसे याद कर सकते हो। जो ग्रेस है किसी चीज़ की वो फॉल हो रही है, इसका मतलब है लूज रिस्पेक्ट, आप ये कहते हो। डेड लेटर, अब ये लेटर से रिलेटेड कुछ ईडियम है जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे डेड से रिलेटेड है बेसिकली। जैसे डेड में अगर देखो तो यहाँ पर 3-4 ईडियम एक साथ देखने को मिलेंगे आपको। डेड लेटर, डेड राइट, जैसे आपने कहा डेड रिंगर, डेड सेट अगेंस्ट, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेटर जो डेड हो गया, तो इसका मतलब कोई कानून जो बना था वो अब इनवैलिड हो गया है, उसको आप बोलते हो डेड लेटर। तो समथिंग दैट इज इनवैलिड, जैसे आपने एक और पढ़ा होगा डेड लेटर की तरीके, ये भी पढ़ा होगा, नल एंड वाइड। नल एंड वाइड, इसका मीनिंग क्या होता है सर? इनवैलिड होता है। नल एंड वाइड का मतलब होता है इनवैलिड हो जाना, कोई चीज़ जो वैलिड नहीं रही। जैसे आपने कहा एक पहले कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, अगर आपने पढ़ा होगा,
कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, परमार सर ने आपको पढ़ाया होगा। तो वहाँ पर 42 अमेंडमेंट के तहत है या 42 है शायद, उसके तहत उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आप कहते हो वो अब कैसा है, डेड लेटर है, वो अब इनवैलिड है, वो अब वैलिड नहीं है, तो उसको बोलते हो डेड लेटर। जो चीज़ इनवैलिड हो गई है, जो लेटर डेड हो गया है, मतलब जो कानून डेड हो गया है, तो नल एंड वाइड इसी को बोलते हैं इनवैलिड। डेड राइट सर्टेन, जो चीज़ बिल्कुल सही है, सर्टेन है, निश्चित है, उसको बोलते हैं डेड राइट। जैसे आपने कल पढ़ा था, लास्ट वाले सेगमेंट में पढ़ा था, कौन सा था, क्वेश्चन वाला था, आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन सर्टेन, आउट ऑफ द क्वेश्चन अनसर्टेन, ये आपने पीछे पढ़ा था। आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन इसका मतलब होता है सर्टेन, आउट ऑफ द क्वेश्चन अनसर्टेन, वो आपने पढ़ा था। होल्ड वाटर, अच्छा ये थोड़ा सा मिलता जुलता है इससे, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहा ये कैसा है, ये इनवैलिड है, इनका मीनिंग हो गया इनवैलिड। वैसे जो होल्ड वाटर है ये वैलिड है, वैलिड है। अब इसको कैसे समझना जरा, तो मैंने कहा वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग होता है जो चीज़ रीजनेबल है, जो चीज़ लॉजिकल है, जो चीज़ सही साउंड कर रही है, उसके लिए आप यूज करते हो होल्ड वाटर। अब इसको समझते हैं, जैसे मैंने कहा कोई बकेट है, कोई बकेट है, बकेट वाटर को कब होल्ड कर पाएगी, जब उसमें पोर्स नहीं होंगे, है ना, जब वो पोर्स फ्री होगी आप ये कहोगे। अगर इसमें कहीं पर भी होल नहीं है तो ये वाटर को होल्ड कर पाएगी। तो इसका मतलब है कोई स्टेटमेंट, कोई बात जो बिल्कुल फैक्चुअल है, जो फैक्ट्स पर आधारित है, वो हर सिचुएशन में सही साउंड करेगी, उसी को आप बोलते हो होल्ड वाटर, जिसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो ऐसे कोई स्टेटमेंट जो फैक्चुअल है, जो फैक्ट्स पर आधारित है, जो सही साउंड करने वाला है ना, सही सिचुएशन में सही साउंड करने वाला है, तो उसको आप बोलते हो होल्ड वाटर। डेड रेंजर, ये आपने कहा था रिजेंबल, किसी के समान दिखाई पड़ना, ये कल भी शायद लास्ट वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था। रिजेंबल, लुक लाइक जिसको आप बोलते हो। तो डेड रेंजर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रिजेंबल हो गया, है ना। डेड सेट अगेंस्ट, इसका मीनिंग क्या है, अगले वाले पे, डेड सेट अगेंस्ट का मतलब अपोज करना, और अपोज करने के लिए भी ईडीएम है, पुट वंस फुट डाउन, है ना, या फिर फॉल फाउल ऑफ, या फिर फ्लाई इन द फिश, इन सभी का मतलब टू अपोज होता है। जैसे आप वो बोलते हो कि बॉलीवुड की पुरानी अगर मूवीज़ देखो तो उनमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि वहाँ सिंपल सा कि जो एक्ट्रेस है वो कई बार शायद एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नायिका है वो एक रिच फैमिली से बिलोंग कर रही है, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग कर रही है। जो नायक है वो डाउन एंड आउट फैमिली से बिलोंग कर रहा है ना। दोनों में लव अफेयर होता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद वो अमरीश पुरी का एक बड़ा फेमस सा डायलॉग होता है कि नहीं ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, है ना। तो वो अपोज करना, विरोध करना, वही है डेड सेट अगेंस्ट। सेट अगेंस्ट से याद कर सकते हो, अगेंस्ट मतलब विरोध में। पुट वंस फुट डाउन, है ना, फॉल फाउल ऑफ, या फिर इन द फिश, फ्लाई इन द फिश। इनके बारे में एक एक करके समझते हैं आप। देखो पहले वाले पे बात करते हैं। मैंने कहा डेड लेटर, अ लॉ आर अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट बट इट इज नॉट फॉलोड, इन्फोर्स्ड आर गिवन एनी रियल इम्पोर्टेंस। तो जो लागू नहीं है, इन्फोर्स नहीं है, जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोई भी कानून है, कोई भी एग्रीमेंट है जो इनवैलिड हो चुका है, जो अब लागू नहीं, इन्फोर्स नहीं है। डेड राइट का मतलब होता है सर्टेन है, जो चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, विदाउट एनी डाउट, उसमें संदेह नहीं है। तो कोई चीज़ बिना किसी संदेह के, जैसे आपने एक और पढ़ा था, कॉल इन क्वेश्चन डाउट, कॉल इन क्वेश्चन, ये रिकॉल करा दे रहा हूँ मैं, कॉल इन क्वेश्चन आपने पढ़ा था, इसका मतलब डाउट होता है, ठीक है। बेगिंग द क्वेश्चन एक और मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, अगर याद हो तो। होल्ड वाटर मतलब सीम लॉजिकल, रीजनेबल, वैलिड, आर साउंड, है ना। तो जो चीज़ कैसी है, सही, मतलब सही लॉजिकल साउंड कर रही है, रीजनेबल है, वैलिड है, उसको आप बोलते हो होल्ड वाटर। डेड रेंजर का मतलब कैसा होता है कि जो किसी के समान दिखाई पड़ रहा है। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा ग्रामर में कि सर जब रिजेंबल होता है तो रिजेंबल के साथ हम किसी भी टाइप के प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ना रिजेंबल के साथ टू लगता है और ना ही लाइक लगता है, दोनों नहीं लगते हैं, है ना। तो ये वाली बात देखो, अगले वाले पे चलते हैं। डेड सेट अगेंस्ट, इसका मतलब कंप्लीटली एंड स्ट्रांगली अपोज्ड, विरोध करना किसी का, वो होता है डेड सेट अगेंस्ट। अगेंस्ट से याद कर पाओगे आप सिंपली इसको। आपने कहा पुट वंस फुट डाउन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
डिसओबीडियंस आप कह सकते हो, या अपोजिशन, है ना। तो सिंपली मीनिंग वही है, अगर आप देखोगे तो अपोज करना किसी चीज़ को। फॉल ऑफ, कम इनटू कन्फ्लिक्ट विथ, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट होना, मतलब किसी को अपोज करना। कन्फ्लिक्ट तभी होगा जब आप किसी को अपोज कर रहे होगे, तो इनडायरेक्टली वैसे लर्न कर पाओगे। फ्लाई इन द फेस, इसका मतलब कंप्लीटली कॉन्ट्रेरी टू, आर अपोज टू एक्सेप्टेड आइडियाज, रूल्स आर बिलीफ, है ना। तो विरोध में होना, खासतौर से जो आइडियाज हैं, बिलीफ्स हैं, रूल्स हैं, उनके अपोज में होना, इसको आप बोलते हो फ्लाई इन द फिश, है ना। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन में इतने रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी के आगे करेंगे प्रोसीड, है ना। और एक चीज़ और मुझे कुछ बताना था, हाँ, एक लेक्चर और इसमें किया जाए क्या, आप बता दीजिएगा कि अगर नीड है तो एक लेक्चर और कर लेंगे, क्योंकि अभी चीज़ें हैं काफ़ी, और कुछ चीज़ें और मैं अपने एंड से कराना चाह रहा था, अगर आप देखेंगे तो वो भी मिल जाएंगे आपको, कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पर हम ईडियम्स में शामिल करके उनको भी डिस्कस कर लें तो बेटर होगा। फिलहाल नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको कौन सा चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। जो आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा परप्लेक्सिंग है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में और उसको कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज उसको नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में फिर चूँकि उसको अच्छे से समराइज करके फिर मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश तो की है अपने एंड से बहुत अच्छे तरीके से हर एक ईडियम को एक्सप्लेन करने की, फिर भी मुझे पता है आपके 2-4 डाउट जरूर होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू। जय हिंद।